बाजारों के लिए ग्लोबल संकेत शानदार। डाउ जोन्स 175 अंक उछला। एप्पल में वॉरेन बफे के $1 अरब के निवेश की घोषणा के बाद नैस्डैक 1% ऊपर। एशियाई बाजारों में भी रौनक और एसडेक्स निफ्टी 7,900 के ऊपर। साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल नाइजीरिया से सप्लाई में दिक्कतों के चलते $50 तक पहुंचा ब्रेंट का भाव। गोल्डमैन सैक्स भी अब हुआ बुलिश। पेट्रोल और डीजलों की कीमत में बढ़ोतरी। पेट्रोल 82 पैसे प्रति लीटर तो डीजल ₹1.26 प्रति लीटर हुआ महंगा। एग्जिट पोल्स के मुताबिक असम में बीजेपी बना सकती है सरकार, वहीं ममता बनर्जी को बंगाल दे सकता है दूसरा मौका। जबकि तमिलनाडु में होगी कांटे की टक्कर तो केरल में लहरा सकता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का झंडा। फुटवेयर शेयरों पर रहेगी नजर। ₹1,000 तक के नॉन लेदर प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी 12% से घटकर रह सकती है 6%। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और टाटा कॉफी का मुनाफा 12% गिरा। वहीं टूरिज्म फाइनेंस और पीएनबी गिल्ड्स के मुनाफे में भी 70% की जोरदार गिरावट। मगर पेट्रोनेट एलएनजी जैसे शेयरों में मजबूती दिख सकती है क्योंकि इनके आए अच्छे नतीजे। और आज भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, वोल्टास के तिमाही नतीजों पर रहेंगी नजरें। सिंडिकेट बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी नतीजे पेश करेंगे आज। कल की शानदार रिकवरी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से है बेहद मजबूती के संकेत और हमारे सामने है फिर से 7,900 का लेवल निफ्टी पर पार करेंगे और उसके ऊपर बंद हो पाएंगे और रेंज के बाहर निकल पाएंगे या फिर से दिखेगा दबाव। ये है बड़ा सवाल। ऐसे में गैप अप ओपनिंग के बाद कैसे ट्रेड करें इस बाजार को, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर संदीप वागले और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। इनसे हम जानेंगे कि आज बाजार की क्या रणनीति हो, कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको पैसा बनाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। लेकिन आप देखिए ग्लोबल क्यूज काफी अच्छे हैं। डाउ ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, अच्छी तेजी देखने को मिली है और कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब हमें अनुमान नहीं था कि इतनी अच्छी तेजी यूएस में देखने को मिलेगी। एप्पल के शेयर में जिस तरह से निवेश किया है वॉरेन बुफे ने, वो भी $1 अरब का। और कच्चे तेल देखिए इस साल के नए हाइस पर आ गया है। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट्स की मदद कर रहे थे। ये बताइए, भारतीय बाजार अब ऊपर खुलने के संकेत दे रहे हैं और जो एग्जिट पोल्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद उसमें साफ तौर पर असम में बीजेपी आ रही है और बाजार को लगता है कल इसकी भनक लगी थी, इसलिए रिकवरी देखने को मिलती। आज किस तरह से अप्रोच करेंगे? कुछ हद तक रिकवरी बिल्कुल उसी वजह से हुई क्योंकि आप देखिए यूरोप इतना मजबूत था नहीं, डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त थे, तो दो बड़े पॉजिटिव हो गए। एक तो ये कि एग्जिट पोल के नतीजे जैसा उम्मीद कर रहे थे उसके मुताबिक आते हुए दिख रहे हैं। दूसरा डाउ ने 175 अंकों की उछाल जो दिखाई उसका अंदाजा नहीं था। तो ये दो पॉजिटिव हमें ट्रेड करने हैं आज के सेशन में। ऐसे में एक गैप अप ओपनिंग होना स्वाभाविक है। 7,900 के आसपास शायद खुले क्योंकि 7,860 पर हम कल बंद हुए। तो जो ट्रेडिंग रेंज लगातार पिछले कई दिनों से या 2 हफ्तों से बनी हुई 7,700 7,900 उस रेंज के हायर एंड पर आप पहुंच जाएंगे। अब आज की ओपनिंग से ज्यादा अहमियत ये होगी कि क्या 7,900 के ऊपर की एक क्लोजिंग दे सकते हैं और 7,925 के ऊपर की क्लोजिंग हो तो और भी बेहतर। फिर तो डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमने डिसिसिवली पार कर लिया, क्योंकि पिछली बार एक बार हमने 7,900 पर क्लोजिंग दी थी, बिल्कुल, लेकिन वहां से फिसल गए। बिल्कुल, तो वो लेवल पर सस्टेन करना काफी मुश्किल हो रहा है। आज अगर 7,925 के आसपास क्लोजिंग हो जाए ना तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आपको 8,000 सामने दिख रहा है। चलिए, लेकिन 7,900 8,000 वो एक कंजेशन जोन है, वो ऐसी जगह है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना थोड़ी स्वाभाविक है। तो चलिए हम गैप से शुरुआत करेंगे। करना क्या है, निफ्टी में खरीदारी की राय, स्टॉप लॉस गैप अप होने पर 7,825 का 7,900 से लेकर 7,950 के इंट्राडे के लक्ष्य, ये दो लेवल है। इसके अलावा एग्रेसिव ट्रेडर दूसरा ट्रेड बना सकते हैं। जब बहुत गैप से खुल जाए ना, आप 7,900 के नजदीक पहुंचे तो 7,900 से लेकर 7,925 की रेंज में एक बार आप एग्रेसिव ट्रेडर से शॉर्ट बनाने का मौका भी देख सकते हैं, लेकिन आपका बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और वो होगा 7,950 का। नीचे की तरफ 7,850 7,800 फिर से मिले वहां पर अपनी शॉर्ट को कवर कर लें। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी जिसने अच्छी मजबूती के संकेत कर दिए और कल हमारे टारगेट्स उसने नीचे की तरफ हासिल भी किए। आज 16,600 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को आप खरीद सकते हैं।
16,900 17,000 बैंक निफ्टी के लिए भी अहम लेवल है। बैंक निफ्टी के लिए भी वही दिक्कत है जो निफ्टी के लिए 7,900 की है कि जब तक बैंक निफ्टी भी 17,000 के पार निकलकर डिसिसिवली बंद न हो तब तक उन लेवल के आसपास दबाव रहेगा। तो दूसरा कॉल आप बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड का भी ले सकते हैं और 17,000 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी को अगर आप शॉर्ट करें तो 16,700 के आसपास फिर से खरीद ले, 17,100 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। जो सेक्टर्स मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं उनमें ऑयल एंड गैस, मेटल्स और फार्मा दिख रहे हैं। नेगेटिव साइड पर हो सकता है थोड़ा आपको दबाव दिखे ऑटो शेयरों में। तो एक मजबूत शुरुआत के बाद थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकता है। सेकंड हाफ में आपको 7,900 के ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे। तो मौके दोनों तरफ दिखेंगे ट्रेडिंग के, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑलराइट, चलिए तो दोनों तरफ मौके दिखेंगे, लेकिन अनिल कह रहे हैं जैसा कि 7,900 के ऊपर क्लोजिंग हो और 7,925 के ऊपर क्लोजिंग हो वो बाजार के लिए आगे की दिशा तय कर सकता है। लेकिन संदीप वागले आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय संदीप, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपको भी लगता है तेजी होगी और क्या लग रहा है, क्लोजिंग हो जाएगी 7,900 के ऊपर आराम से आज? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक थोड़े कंफ्यूज सिग्नल्स है। हालांकि 3 बजे कल हमने लॉन्ग करने की राय दी थी और मैं मेंटेन करता हूं कि निफ्टी का टारगेट मेरे लिए 7,950 है और उसके लिए मैं 7,840 के स्टॉप लॉस से मतलब होल्ड करूंगा। लेकिन अगर 7,910 के आसपास अगर ओपन होता है तो आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं, आप 30 पॉइंट के लिए बाय नहीं कर सकते। दूसरा संकेत यह आ रहा है कि बैंक, स्टेट बैंक का पैटर्न बहुत ज्यादा वीक है, तो मुझे लगता नहीं कि ये रैली वन वे होगी क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी वीक नहीं है लेकिन स्टेट बैंक, पीएनबी, दिग्गज जो पीएसयूज है, गवर्नमेंट बैंक है, वो वीक है। सो इन दैट सेंस क्लैरिटी नहीं है। तो मैं लिमिटेड रेंज की बात करूंगा 7,840 टू 7,950। 7,950 के आसपास इवन शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है जैसे अनिल जी कह रहे थे। तो मुझे वन वे रैली की तो लगता नहीं, लेकिन बायस बुलिश होगा। ओके, पॉजिटिव साइड पर बायस रखें और बहुत गैप से खुल जाए तो फिर थोड़ा सा इंतजार कर लेने में समझदारी है। विकास, लेकिन आपको क्या लग रहा है जिस तरह से बाजार बार बार निचले स्तरों से उछाल दिखाता है, तेजी दिखाता है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है या फिर ये 7,900 8,000 वो रेंज है जहां पर खरीदने के बजाय बेचने का सोचना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है बाजार में बहुत ही स्ट्रेंथ है। हमने पिछले 3-4 दिनों में जितने भी नेगेटिव न्यूज थे, भले ही वो मॉरिशस को लेके हो या फिर आपके सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नंबर्स, आईआईपी नंबर्स, इन सब नेगेटिव होने के बावजूद भी बाजार ने कोई बहुत बड़ा करेक्शन दिया नहीं है। और आज तो फिर जैसे इंटरनेशनल क्यूज बिल्कुल पॉजिटिव है, जो क्रूड और कमोडिटीज के दामों में बढ़त के कारण, और फिर जो डोमेस्टिक फैक्टर्स भी है, जो एग्जिट पोल्स के नतीजे है, वहां पे आसाम में अगर बीजेपी आती है और केरल में जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हो गया है, होने वाला है, तो इन सबको देखते हुए नेशनल लेवल पे जो कांग्रेस की वीकनेस, उसका भी एक बेनिफिट बीजेपी को मिलना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए बाजार में एक पॉजिटिव जरूर रुझान है और खुलेगा भी गैप से। बट और मुझे लगता है कि जो डिक्लाइंस आती है बाजार में, कोई भी कारण से करेक्शंस आते हैं, उस दौरान बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आज गैप अप के बाद फर्दर जो स्ट्रेंथ आती है उसमें जिन्होंने कल ट्रेडिंग पोजीशंस ली है उनको तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज ये एग्जिट पॉल्स पे पूरी भरोसा नहीं किया जा सकता और थर्सडे को जो एक्चुअल आउटकम आते हैं उसका फिर इंपैक्ट बाजार में देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में अगर बाजार 7,950 के आसपास आता है तो वहां पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग पोजीशंस में प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बिल्कुल, 19 मई को जो असली नंबर्स आएंगे उसके ऊपर बाजार ज्यादा भरोसा करेगा। लेकिन कल तो बाजार ने भापा कि जो शाम को नंबर्स आने वाले हैं वो शायद पॉजिटिव आने वाले हैं, खासतौर पर बीजेपी के लिए। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला में अगर इनका खाता खुलता है तो बड़ी बात होगी। बहरहाल इसके ऊपर भी बाजार की आज नजर रहने वाली है। लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े देखिए। डीआईआईज 128 करोड़ रुपए की बिकवाली करके गए कल और एफआईआईज ने भी बिकवाली करी है, लेकिन बिकवाली काफी छोटी दिखी, 80 करोड़ रुपए के आसपास की। कैसे रीड करेंगे? आंकड़े बड़े नहीं है लेकिन थोड़े निराश करने वाले, और वो इसलिए हेमंत की जब बाजार आपको इतनी अच्छी रिकवरी दिखाए, इतना अच्छा बंद होता हुआ दिखे तो आप अच्छे आंकड़े देखना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कैश मार्केट में आपने दोनों ने मिला के 200 करोड़ का बेचा, लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े भी अच्छे नहीं है क्योंकि 193 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए हैं, 400 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे गए, तो चारों ही तरफ यहां पर बिकवाली का आंकड़ा है। अब 1275 करोड़ की ऑप्शंस की खरीदारी का आंकड़ा है जो छुपा रहा है कि एफआईज ने बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो 1275 करोड़ की ऑप्शंस की खरीदारी में जो आंकड़ा दिख रहा है उसमें भी काफी कुछ एफआईज की तरफ से पुट ऑप्शन में खरीदारी होती दिखी क्योंकि पुट में 22 लाख शेयर कल नए जुड़ते हुए नजर आए। तो एक बात साफ है, इन लेवल्स के आसपास एफआईज उतने बुलिश नहीं है, उतनी तेजी की पोजीशन नहीं बना रहे। जो कुछ बना रहे हैं वहां पर वो हेजिंग कर रहे हैं। हाँ, अगर आप राहत की बात देखना चाहें तो सिर्फ ये कि बिकवाली का दबाव भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स के मूड में कोई बदलाव हुआ नहीं है, वेट एंड वॉच वाला मामला है। और जब
देखिए बाजार का 2 हफ्तों से अगर ट्रेडिंग रेंज में फंसा और बहुत डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हो तो फिर आप बनाएंगे भी कैसे मूड। तो फिर ये है कि हर ट्रेडिंग सेशन एक नए सेशन के तौर पे देखिए, जैसे संकेत है वैसा ट्रेड ले लीजिए, जैसा स्क्रीन आपको डायरेक्शन दिखाए वैसा ट्रेड कर लीजिए। तो एफआईज भी इस वक्त उसी मूड में है कि जब तक 7,900 8,000 पार नहीं करेगा तब तक हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाएंगे, जब तक 7,700 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम ब्रॉडर मार्केट पे कॉल नहीं लेंगे। तो ये बड़ा कंसोलिडेशन वाला मामला है जहां पर आपको सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखेगा या तो नतीजों के दम पर या फिर सेक्टर चर्निंग होती दिखेगी। बिल्कुल, और एफआईएस दरअसल देखना भी चाहेंगे कि सेबी इस हफ्ते फ्राइडे को क्या कॉल लेता है पीनोट वाले बड़ी अहमियत वाला बात होगी। यहाँ और उससे पहले कुछ संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं, लोग वेट एंड वॉच वाला अप्रोच अपना रहे हैं इस इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट से पहले। हमने आपको इसकी जानकारी बहरहाल लास्ट वीक दी थी और आपने देखा कि ये एक इंपॉर्टेंट खबर है इस हफ्ते के लिए। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद वो इंपॉर्टेंट बोर्ड बैठक होने वाली है। चलिए इस पर आगे भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कौन से ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज हैं जिसमें आज आप मुनाफा कमा सकते हैं, पूछते हैं संदीप से। संदीप बताइए टॉपिक क्या है आपका? हेमंत, मैं कावेरी सीड्स में बाय रिकमेंड करूंगा। एक 425 का बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो उसने ये स्टॉक ने कल क्लियर किया है, और जिस तरह से क्लोज हुआ है लगभग 432, मुझे लगता है ये 460 तक तो अगले कुछ दिनों में कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जाना चाहिए। तो मैं ये 421 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंड करूंगा और मेरा टारगेट रहेगा अगले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में 462। तो ये है राय कावेरी सीड्स में खरीदारी करने की। और कल का टॉप परफॉर्मर कहा जा सकता है, वायदा कारोबार में सबसे तेज उछाल दिखाने वाला शेयर 6.5% ऊपर बंद हुआ और नतीजों के बाद से लगातार शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी इस काउंटर पर जारी है। लेकिन विकास, आपको कहां मौके दिखते हैं आज ट्रेडिंग या निवेश के लिहाज से? देखिए अनिल जी, मैं 3 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पहला तो होगा सन टीवी, चूंकि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि डीएमके तमिलनाडु में पावर में आ सकती है, तो वो इसके लिए पॉजिटिव माना जाना चाहिए और मुझे लगता है सन टीवी में आज एक पॉजिटिव रुझान रहेगा, तो सन टीवी में खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो येस बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कल जो लास्ट आवर में अच्छी एक तेजी दिखाई दी थी वो मुझे लगता है आज भी कंटिन्यू रहनी चाहिए और वहां पे येस बैंक बिकम्स अ प्रिफर्ड बेट, तो येस बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो जिस तरह से कल देर रात कमोडिटीज में जो उछाल देखने को मिला है इंटरनेशनली, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मेटल्स क्षेत्र पे देखना चाहिए और उसमें वेदांता मुझे अच्छा लगता है, तो करंट लेवल्स पे वेदांता को भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो वेदांता में तेजी करने की राय, येस बैंक में तेजी करने की राय और सन टीवी में तेजी करने की राय निकल कर आ रही है। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या कुछ क्लियर कट सिग्नल है? नहीं, वही है कि मतलब कोई खास डेटा में बदलाव ही नहीं है। हेमंत देखिए हुआ क्या है, 46,000 शेयर बैंक निफ्टी में कम हुए, निफ्टी में सिर्फ 1 लाख शेयर कम हुए, तो थोड़ी थोड़ी तेजी की पोजीशंस कम हुई है शाम के वक्त सेकंड हाफ में, और फर्स्ट हाफ में मंदी की पोजीशन कम हुई है। तो पोजीशंस कम हो रही है, फ्रेश पोजीशन नहीं बन रही। इसका मतलब यह है कि डायरेक्शन की तलाश है। निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है, प्रीमियम 16 पॉइंट से बढ़कर 26 पॉइंट पर पहुंची है। पुट कॉल रेशियो 4 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, 0.92 पर आया। तो जो पुट कॉल रेशियो कल हम बात कर रहे थे ना कि अच्छा खासा हल्का हो गया, कमजोर ट्रेडर्स निकल गए, वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो अब एकदम बैलेंस वाला मामला है, तेजी और मंदी दोनों की तरफ बैलेंस है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई किसी भी एक तरफ पलड़ा भारी है। अब 7,700 8,000 ये रेंज है जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में बना हुआ है और उसमें कोई खास बदलाव है नहीं। तो वायदा कारोबार के डेटा में कोई खास बात है नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी में एक लेवल पर नजर रखनी चाहिए, वो है 17,000 का, और वो इसलिए कि 17,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी के कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 6,42,000 शेयरों का। तो बैंक निफ्टी के लिए 17,000 को पार करना इतना आसान नहीं है, खासतौर से तब जबकि आपको पीएनबी एसबीआई के नतीजे और आगे देखने हैं और सरकारी बैंक नतीजे तो खराब दे ही रहे। तो ऐसे में बैंक निफ्टी जब तक 17,000 के पार निकलकर टिक न पाए, निफ्टी के लिए 7,900 8,000 की रेंज को पार करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो ऊपर के लेवल पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, ये वायदा कारोबार के आंकड़े जरूर करें। दूसरी बात इसलिए भी सावधान रहने की जरूरत है कि एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं और सामने ऑप्शंस खरीद रहे हैं। तो वायदा कारोबार के आंकड़े आपको ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मंदी नहीं आएगी, बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, लेकिन एक संकेत बेहद साफ है कि बड़े इन्वेस्टर्स ऊपर के लेवल पर थोड़ी हेजिंग कर रहे हैं, थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं। तो कॉशियस रहने के संकेत हैं इस समय। लेकिन बाकी के 5 एक्सपर्ट्स आज क्या राय दे रहे हैं, हम आपको हर रोज बताते हैं 5 दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय। और देखिए विवेक गुप्ता की राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई, वो कह रहे हैं कि आज आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 7,920 का उनका टारगेट है, 7,800 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें।
बिकवाली की राय है आशुतोष सरना की। 7,920 के स्टॉप लॉस से वो शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी को। 7,810 उनका स्टॉप लॉस का लेवल है। लेकिन कुणाल सरावगी कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। आज के दिन आपको 7,905 का उनका टारगेट है, 7,830 का एक स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो राय कुणाल की खरीदारी की। और चौथे एक्सपर्ट की राय दे दूं, प्रभाकर साहब, वो कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए। 7,790 का उनका स्टॉप लॉस है। टारगेट थोड़े उन्होंने ऊपर के रखे हैं, 7,975 के आसपास के। और एक प्रभाकर के साथ हैं श्रीकांत चौहान, वो भी कह रहे हैं कि तेजी करनी चाहिए। उनके टारगेट है 7,920 के, 7,820 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो एक ही एक्सपर्ट है जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बेचने की राय आशुतोष सरना की, बाकी चारों एक्सपर्ट बुलिश। अच्छा हेमंत, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि रेंज भी बड़ी साफ दिख रही है। 7,800 से लेकर 7,820-25 की रेंज में बड़ा सपोर्ट है। तो आपको अगर निफ्टी पे पांचों एक्सपर्ट की राय के मुताबिक लेवल निकालने हो तो नीचे की तरफ जो रेंज है उस पर नजर रखें, वो है 7,800 से लेकर 7,825, ये 25 पॉइंट की। ऊपरी स्तरों पर 7,900 से लेकर 7,920 की रेंज है, ये 20 अंकों की, जो आपको रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो 7,920 के पार निकलने के बाद असली एक्शन शुरू होता दिखेगा बाजार में। लेकिन बाजार में एक्शन 7,920 के पार होगा या नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर शर्तिया तौर पर एक्शन रहने वाला है। वो है टॉप 5 स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं, खबरों के दम पर रहेगा एक्शन। क्या है खबरें और किस तरफ होगा एक्शन, क्या लेवल्स है, हमें बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होगी। पिंकन स्पिरिट्स, ये शेयर रहेगा एक्शन में और यहां पर 2 एंटिटीज को इन्होंने शेयर अलॉट की है प्रेफरेंशियल बेसिस पर। 10 लाख शेयर 135 रुपए पर, मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर। और सुबह डेवलपर्स पर भी नजर रखिए, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। बायबैक के प्रस्ताव पर 19 मई को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। सोलर इंडस्ट्रीज, यहां पर खबर यह है कि इन्होंने अपने एक शेयर को 5 शेयरों में स्प्लिट कर दिया है। इसके अलावा नजर रखिए आज JSW एनर्जी पर भी पॉजिटिव खबर है। प्रमोटर्स ने अपने गिरवी रखे शेयर छुड़ाए हैं और करीब 1.25 करोड़ शेयर गिरवी थे इनके। 13 मई को उन्होंने उन शेयरों को छुड़वाया है, तो अच्छी खबर मानी जाएगी। और एक अच्छी खबर आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन नेगेटिव नेस्ले और ITC के लिए, वो ये कि अब यहां पर आप जो नूडल्स खाते हैं वो नूडल्स मैदे के नहीं बनेंगे, आटे के बनेंगे। तो आटे के नूडल्स बनाने होंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। कल बाजार बंद होने के बाद टाटा कॉफी के कमजोर नतीजे आए। पेट्रोनेट LNG ने अच्छे नंबर्स पेश किए और आज भी कई कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। खास तौर पर भारत फोर्ज, मदरसन सुमी जैसी बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनियों के ऊपर आज नजर रहने वाली है। और इन नतीजों पर बात करने के लिए डिम्पी और पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए टाटा कॉफी से कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है? कह सकते हैं कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आप इसके रेवेन्यू मॉडल्स पे देखिए और साथ ही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, दोनों पे ही निराशा आई है। रही बात इसके कंसोलिडेटेड पहले प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे करीब 12% का हमने डिक्लाइन आते हुए देखा, गिरावट आते हुए दिखी है। और अगर आप इससे साल दर साल देखेंगे तो उसके अंदर कमजोरी बढ़ती हुई दिखी है। उम्मीद थी कि शायद इतना डिक्लाइन नहीं आएगा। इसका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे वहां पे सिर्फ 1% का इजाफा है, जो कि उम्मीद से बेहद कम है। उम्मीद थी कि हाँ रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा बढ़कर आएगा, लेकिन सिर्फ मामूली 1% का इजाफा आते हुए दिखा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे भी देखें तो एबिटा के अंदर भी हमने करीब 16% का डिक्लाइन कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा है। इसके 2 डिवीजन है, एक तो वैल्यूएडेड डिवीजन और दूसरा प्लांटेशन, जहां पे वैल्यूएडेड डिवीजन है रेवेन्यू का 83% होता है। वहां पे अगर आप देखें रेवेन्यू में करीब 12% और एबिट के अंदर करीब 60% तक का स्लाइड आते हुए दिखा है। यहां से ही ज्यादा डैमेज इसको मिला है और हो सकता है आने वाले दिनों में भी प्रेशर बना रहे, क्योंकि कई प्राइसिंग को लेकर, इनके कई प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को लेकर अभी भी प्रेशर है। ओके, तो टाटा कॉफी कमजोर नतीजे देने वाला। और विकास, इसी पर आपसे एक राय लेना चाहता हूं। ये 2 स्टॉक, टाटा कॉफी और टाटा ग्लोबल, दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनियां बड़ी फंडामेंटली मजबूत मानी जाती है अच्छे कारोबार में, लेकिन न तो स्टॉक चलते हैं न रिजल्ट अच्छे आते हैं। क्या करें, काफी इन्वेस्टर्स के पास पड़े हुए ये शेयर। बिल्कुल अनिल जी, दोनों ही लगार्ड है और इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है। तो मेरी राय में अगर किसी निवेशक के पास पड़े हैं तो बाजार में चूंकि अपॉर्चुनिटीज बाकी सेक्टर में, बाकी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो मेरी राय में इन स्टॉक से निकल के
किसी अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर या स्टॉक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव परफॉर्मेंस मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक का कंपेयर टू द मार्केट्स खराब ही रहने वाला है। बिल्कुल, बाजार में बहुत कमजोर नतीजे इन्होंने पेश किए। आज देखना होगा गिरावट कितनी होती है इन शेयरों में। पेट्रोनेट एलएनजी के लेकिन डिम्पी नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, बताइए मार्जिन्स कैसे रहे और दूसरे हाइलाइट्स क्या हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मार्जिन्स तो खैर शानदार थे। इसका अबीटा मार्जिन्स की जब बात पूछें तो 41% हमने यहाँ पे बढ़ते हुए देखा है और ये बढ़कर करीब 446 करोड़ इस बार नंबर आया है, जो कि पिछली बार करीब 316 करोड़ था। अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें, करीब 64% का राइज यहाँ पे आते हुए दिखा है और 178 करोड़ से सीधा ये 240 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट आया है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के तौर पर और प्रॉफिट्स के तौर पर, दोनों ही तौर पर ये कह सकते हैं कि शानदार रिजल्ट दिखाए हैं। रही बात रेवेन्यू की, यहाँ पर भी एक एवरेज से ही बेहतर नंबर्स यहाँ पे आते हुए दिखे हैं, जो कि करीब 18% है, क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर मार्जिन्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में करीब 1.5% का इजाफा आया है, 6 से सीधा 7.5% बढ़ा है। तो प्रॉफिट के टर्म्स में, मार्जिन्स के टर्म्स में, रेवेन्यू टर्म्स में, सभी टर्म्स में देखें तो पेट्रोनेट एलएनजी के रिजल्ट्स उम्मीद से काफी बेहतर रहे हैं। तो शानदार नतीजे उम्मीद से बेहतर, और स्टॉक में देखते हैं आज एक्शन किस तरह का दिख सकता है। वागले साहब बताएं चार्ट पर क्या राय है आपकी, खरीदना चाहिए पेट्रोनेट एलएनजी? थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है अनिल जी, तो खरीदना चाहिए। इसने 270 के लेवल पे क्लियर ब्रेकआउट दिया है और जब तक ये होल्ड करता है, उसके तरफ आता है, तो मैं अट्रैक्टेड रहूंगा। ये मुझे लगता है अच्छा बाउंस बैक दे सकता है। टेक 265 का स्टॉप लॉस रखे और 295 टू 300 मेरा व्यू होगा, लेकिन ये 2-3 दिन में मुंह आएगा ये मैं कह नहीं सकता। आप 2 या 3 हफ्ते का व्यू लेकर चलिए एंड प्ले फॉर 8 to 10% अपसाइड। चलिए, तो 2 से 3 हफ्ते का व्यू रखिए, 10% की तेजी देखने को मिल सकती है पेट्रोनेट एलएनजी के स्टॉक में। आज भी खुलते ही नजर जरूर रखिएगा, लेकिन नजर रखिएगा भारत फोर्ज और मदरसन सुमी पर भी। ब्रेक के बाद पूजा से हम जानेंगे कि क्या है सीएनबीसी आवाज का पोल। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज कई मिड कैप कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, खासतौर पर बैंक्स के नंबर्स पर नजर रखिएगा। सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक के नंबर्स आने वाले हैं और 2 बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनियों के नतीजे आएंगे, भारत फोर्ज और मदरसन सुमी। चलिए पूजा से जानते हैं कि कैसे रह सकते हैं इन दोनों ही कंपनियों के नतीजे। मदरसन सुमी के नतीजे पहले बताइए पूजा, ये कंपनी काफी विवादों में रही थी फॉक्सवैगन को लेकर, ये बताइए कि नंबर्स पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जी, और पिछले कुछ क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि ट्रेंड कमजोर ही रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो उम्मीद से कमजोर ही नतीजे हर बार देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी हमारा अनुमान है कि 12% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स जो रहेंगे वो 8.8% से 9.6% के आसपास रह सकते हैं। कंपनी को जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा वो येन के सामने जो रुपये में डिप्रिसिएशन हुआ, उसके अलावा कॉपर प्राइसेस में जो बढ़त हुई है उसकी वजह से कंपनी के जो वायरिंग हार्नेसेस का कॉस्टिंग है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है, जो कि कंपनी के बिजनेस में करीब 73% कंट्रीब्यूट करता है। तो वहां से थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड कमजोरी रहा है। मार्जिन्स में भी कमजोरी देखने को मिलेगी और पैट में मामूली 3% की बढ़त देखने की उम्मीद है। तो ये रहेंगे नतीजे। आपको 350 करोड़ के आंकड़े पर रखनी है नजर। मदरसन सुमी का ये हो सकता है मुनाफा। विकास, नतीजों के पहले कोई खरीदारी या बिकवाली का मौका बनता है मदरसन सुमी में? देखिए अनिल जी, नतीजे तो म्यूटेड ही रहने चाहिए। बाकी स्टॉक अपने निचले लेवल से थोड़ा बहुत जरूर उसमें एप्रिसिएशन या गेन्स देखने को मिले हैं। मुझे लगता है चूंकि आज बाजार पॉजिटिव है तो अगर नतीजे थोड़े खराब भी आते हैं तो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आपको किसी लंबी अवधि का नजरिया तो इन लेवल्स पे मदरसन सुमी अच्छा एक बाई है। तो अगर गिरावट आती है सब्सटेंशियल तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने के मौके होंगे। बाकी रिजल्ट्स तो थोड़े नेगेटिव, थोड़े म्यूटेड से ही नजर आ रहे हैं। चलिए, कमजोर नंबर्स आए, शेयर गिरे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बाय होगा, ये राय विकास सेठी इस समय आपको दे रहे हैं। लेकिन भारत फोर्ज ये एक और ऐसी ऑटो एंसिलरी है पूजा जो काफी विवादों में रही। यूएस में ट्रक्स के जो ऑर्डर्स थे इनको कम मिल रहे थे, नंबर्स कैसे रह सकते हैं? जी, Q2 से लगातार अर्निंग्स में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इस बार भी मुनाफे में 15% की गिरावट देखने की उम्मीद है। और जैसा कि आपने बताया कि यूएसए से थोड़ा बहुत कंसर्न है, इनके जो क्लास ए ट्रक का डिमांड है उसमें कमजोरी देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 33% की गिरावट कंपनी के ऑर्डर्स में देखने को मिली थी। तो वहां पर काफी ज्यादा कंसर्न है। नॉर्थ अमेरिका रीजन से एक दिक्कतें देखने को मिलेंगी और बाकी इनकी जो नॉन ऑटो सेगमेंट है वहां पर भी एक शार्प डिक्लाइन देखने की बात की जा
जारी है। मार्जिन्स की बात करें तो इस बार 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने की उम्मीद है और रेवेन्यू में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कमजोर नतीजे होंगे, लगातार तीसरा क्वार्टर होगा जहां पर कमजोर नतीजे भारत फोर्ज में देखने को मिलेंगे। तो लगातार तीसरी तिमाही कमजोरी की, और इस स्टॉक पर कल ही शॉर्ट करने की राय भी दी थी संदीप वागले साहब ने। वागले साहब, क्या अभी भी आज नतीजों के पहले शॉर्ट बनानी चाहिए? अनिल जी, मेरा व्यू तो वही रहेगा, अनलेस कुछ सरप्राइजिंग आ जाए नतीजों में, जो मुझे नहीं लगता है। चार्ट्स में तो वीकनेस लग रही है। 750 जो करंट क्लोजिंग है 52-53 में भी एक 4-5 रुपए की अपसाइड मिलेगी, तो हमको गैप अप के साथ अगर खुलता है तो मैं तो मंदी की ये सलाह दूंगा और मेरा 730 का टारगेट होगा। ऑलराइट, चलिए, तो 730 का टारगेट है भारत फोर्ज में नतीजों से पहले। कल का जो कॉल था वो बरकरार है, शॉर्ट करने की राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। लेकिन आज आपकी नजर होनी चाहिए फुटवेयर कंपनियों पर भी। जी हां, सरकार लेदर सेक्टर को राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है और इसके लिए उद्योग मंत्रालय प्रस्ताव तैयार करने में इस समय जुटा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लेदर सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार 3 प्रस्तावों पर विचार कर रही है। सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रस्ताव यह है कि वैसे लेदर प्रोडक्ट जिसमें लेदर के अलावा दूसरे कच्चे माल मिक्स होते हैं, जिसको नॉन लेदर प्रोडक्ट कहते हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आधी कर दी जाए। अभी 12% एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसे घटाकर 6% कर दी जाए अगर उसकी प्रोडक्ट की कीमत जो है 1000 रुपए या उससे कम है। तो सरकार का मानना है कि ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेदर एक्सपोर्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा, चीन से आसानी से मुकाबला कर सकेंगे और चीन से जो ऐसे लेदर प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं वो पूरी तरह से रुक जाएगा। दूसरा जो प्रस्ताव है वो यह है कि लेदर पार्क को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि सस्ते में कम लागत पे प्रोडक्शन हो सके और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। और तीसरा प्रस्ताव यह है कि राज्यों की तरफ से भी टैक्स रियायतें दी जाए। इसके लिए केंद्र सरकार खुद पहल करेगी और राज्यों से भी कहा जाए कुछ टैक्स रियायतें ऐसे लेदर सेक्टर को दिया जाए। इन सब का एक ही मकसद है, लेदर सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाना। पिछले 1 साल में 10% से ज्यादा एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रोजगार रहते हैं। यही वजह कि सरकार इस सेक्टर को हर हाल में आगे बढ़ता देखना चाहती है। ओके, तो ये एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है लेदर सेक्टर के लिए अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 6% करती है। कुछ खरीदने का मन है इस सेक्टर में? विकास जी, आप बताएं। देखिए अनिल जी, जो न्यूज फ्लो है वो बेहद ही पॉजिटिव है और सेक्टर के लिए बिल्कुल एक अच्छा ट्रिगर रहेगा और स्टॉक्स पॉजिटिव रहने चाहिए। बट फॉर पर्सनल रीजंस मैं इस सेक्टर में न तो निवेश करता हूं न रिकमेंड करता हूं। सो आई थिंक यू शुड सीक ओपिनियन ऑफ संदीप जी ऑन दिस सेक्टर। चलिए संदीप जी से पूछते हैं। खबर यह है कि नॉन लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर अब एक्साइज ड्यूटी घट रही है और जूते का जो हिस्सा होता है, चप्पल का जो हिस्सा होता है, उसमें नॉन लेदर प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं। और हमने देखा था बजट में लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी घटी थी और अब नॉन लेदर के ऊपर सरकार घटा रही है, 12 से घटाकर 6% कर रही है। ये बताइए संदीप, कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है? बाटा, मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी, सुपर हाउस, काफी सारी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं। चार्ट्स किसके सबसे ज्यादा दमदार दिखते हैं आपको? बाटा तो फ्रंटलाइन स्टॉक है तो मुझे वो ट्रेडिंग बाय के तौर पे अच्छा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल व्यू मेरा लिबर्टी शूज में आ रहा है, जो 190 का कल रेजिस्टेंस ब्रेक करके अच्छा क्लोज हुआ है 195 के आसपास। कोई भी हल्की सी करेक्शन हो 190 की तरफ लिया जा सकता है और मुझे लगता है ये 210, 215, शायद 220 तक जा सकता है अगले कुछ दिनों में। तो ये ट्रेडिंग बाय रहेगा मेरे तरफ से लिबर्टी शूज। ओके, लिबर्टी शूज एक ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी का मौका आपके लिए बन सकता है, लेकिन मौके आपके लिए कहां हैं वायदा कारोबार में, ये बताने के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और उनसे पहले निफ्टी पर ही राय ले ली जाए। सुमित, क्या लग रहा है, 7,900 के पार निकलेगा निफ्टी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल अनिल जी, ऐसा लग रहा है निफ्टी एक बार डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है। निफ्टी में एक प्रॉपर मूव मिल नहीं रहा। अगर हम देखेंगे तो पिछले लास्ट एक हफ्ते 10 दिन से हम जब भी बात कर रहे हैं निफ्टी एक रेंज में घूम रहा है, नीचे में 7780 और ऊपर में 7900। आई थिंक फिलहाल निफ्टी एक बार गजनी मोड के अंदर है। गजनी मोड से मतलब ये बार बार में डायरेक्शन अपना भूल जाता है, नीचे जाता है, सडन ऊपर आता है और फिर ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और फिर सडन नीचे आता है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर जो फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना है वो 7920 के ऊपर ही करना चाहिए। आई थिंक जो फ्रेश कॉल की इनिशिएट करना होगा निफ्टी के अंदर बाय अबाउट 7920, स्टॉप लॉस 7850 और ऊपर में टारगेट 7980 और 8050 देखने को मिल सकते हैं। बट 7920 कंडीशनल बाय है, 7920 के ऊपर ही बाय करें।
लगता है सुमित जी है ना व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप में एक्टिव है। ये डायलॉग उठाया है गजनी मोड वाला, मेरे को लगता है किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भी पढ़ा हुआ है, तो इंटरेस्टिंग है। चलिए, निफ्टी बार बार अपनी चाल भूलता है, क्या वैसे ही गजनी मोड आपको बैंक निफ्टी में भी दिख रही है सुमित जी? हाँ अनिल जी, एक्चुअली कुछ हद तक बहुत ज्यादा चल रही है आजकल ये सब बातें इसके लिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल इसी ट्रेड में, इसी मूव में चल रहा है। 16,500 नीचे में सपोर्ट कर रहा है और ऊपर के अंदर 17,000 का एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक एक बार फ्रेश व्यू हमको ब्रेकआउट के बाद ही लेना चाहिए। तो अगर जो इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर कॉल बनाया है वो है 17,000 के ऊपर बाय दिख रहा है, तो बाय अबव 17,000, स्टॉप लॉस 16,750 और ऊपर में अगर 17,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग देखने को मिल गई तो ये टारगेट हमको 17,300 से 17,500 तक के देखने को मिलेंगे। बट स्ट्रिक्टली बाय वो 17,000 ही करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में दबाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट प्राइवेट बैंकिंग की वजह से उसके अंदर सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आज अच्छा मूव देखने को मिला तो 17,000 के ऊपर हमको एक रैली देखने को मिल सकती है, तो इसके अंदर भी कंडीशनल बाय रहेगा। राइट, चलिए, तो यहां पर भी कंडीशनल बाय है। कल अच्छी रिकवरी देखने को मिलती, निचले स्तरों से 300 पॉइंट की स्मार्ट रिकवरी बैंक निफ्टी ने दिखाई थी, लेकिन पीएसयू बैंकों के लिए कल कोई राहत की बात नहीं थी। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 8% नीचे जाकर समाप्त हुआ और पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब करीब 5% नीचे जाकर बंद हुआ। 10 में से एफएनओ में जो गिरने वाले शेयर थे उसमें से करीब करीब 9 तो पीएसयू बैंक्स ही थे। विकास, तो ये बताइए अब क्या करना चाहिए? कहीं खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए या इंतजार करना चाहिए जब तक दिग्गजों के नंबर्स ना आए? कल पीएनबी के नंबर्स आने वाले हैं, उसके बाद एसबीआई के आएंगे। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्पेस को? अब बिल्कुल हेमंत, जो पीएसयू बैंक्स के नतीजे जो परसों आए थे वो बहुत ही कमजोर थे, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा के, और जिसके कारण से कल काफी दबाव भी रहा है। और मुझे लगता है, जैसे आपने ठीक कहा, आने वाले दिनों में जो कल पीएनबी के नतीजे और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आने हैं, तो इन सबको देखना चाहिए। और जिस तरह से बाकी पीएसयू बैंकों के नतीजे आए वहां से कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं है, तो आई थिंक वन शुड वेट एंड वॉच। बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे बुलिश हूं और वहां काफी स्टॉक्स में अच्छा एक रिजल्ट्स भी अच्छे हैं कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स, और वहां पे अच्छा एक मोमेंटम भी देखा जा रहा है। तो वहां पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने यस बैंक का जिक्र किया था, और उसके अलावा इंडसइंड बैंक है, इवन आईसीआईसीआई बैंक जो अभी वापस से थोड़ा गिरा है, यहां से रिकवरी आ सकती है। तो आई थिंक वन शुड फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन द सेक्टर। ओके, तो ये है राय इन तमाम बैंकिंग शेयरों पर। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर या तो नतीजे आए या नतीजे आने वाले हैं, उन पर रहेगा हमारा फोकस। कैसे ट्रेड करें आप इन तमाम शेयरों को बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, संदीप वागले, विकास सेठी और सुमित बगड़िया, और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अब अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा उनमें सुमित, ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर पर राय लेना चाहता हूं। क्रूड पहुंच चुका है फिर से 50 के आसपास, $50 के आसपास, क्या खरीदेंगे आप? आई थिंक केन इंडिया के अंदर एक मूव देखने को मिल सकता है। केन इंडिया में एक नीचे में हमको एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है पिछले कई दिनों से, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक मूव देखने को मिल सकता है। कल हमको एक नीचे लेवल से थोड़ा सा पुल बैक भी देखने को मिला था। आई थिंक इमीडिएटली ऊपर में हम 142 से 145 के लेवल्स हम केन इंडिया के अंदर देख सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से किसी को लेना हो तो 136, 137 के आसपास सही लेवल से लेने के लिए। स्टॉप लॉस भी छोटा बैठ रहा है 134 का, और ऊपर में टारगेट 142 से 145 2-3 दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, साल के उच्चतम स्तर पर 6 महीने के हाईएस्ट पर कच्चा तेल आता हुआ, और अब गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जो पहले बेरिश थे, $20 की बात कर रहे थे, अब यहां पर मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वापस से बुलिश होते हुए। तो केन इंडिया के शेयर पर नजर रखिएगा। ऑफशोर कंपनियों में भी हम जनरली देखते हैं विकास, एक अच्छी तेजी बन जाती है जब कच्चा तेल ऊपर जाता है। कोई स्टॉक जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे इस लिहाज से? बिल्कुल हेमंत, आजकल एक्टिविटीज देखने को भी मिली है। जिस तरह से क्रूड में एक उछाल आया है, तो ऑफशोर कंपनियों के शेयर में आज से कुछ 7-10 दिन पहले बहुत अच्छी एक तेजी भी देखने को मिली। मुझे इस सेक्टर में अबान ऑफशोर, जो कि एक अच्छी एक तेजी निचले लेवल से हो चुकी है बट ऊपर से थोड़ा करेक्ट भी हुआ है, तो इन लेवल्स पे अबान ऑफशोर अच्छा लगता है। तो वन कुड बेट ऑन अबान ऑफशोर फ्रॉम द ऑफशोर सेक्टर। तो अबान ऑफशोर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जहां पर खरीदारी का मौका बन सकता है आपके लिए। लेकिन एविएशन सेक्टर एक्शन में रह सकता है, जहां एक और थोड़ा सा क्रूड ऊपर है, रुपया कमजोर होता दिखा है। लेकिन खबर ये कि इसी हफ्ते की कैबिनेट की बैठक में कल ही होने वाली, कल ही है जो है, वहां पर एक एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दी जा सकती है। स्टॉक नीचे से लगातार खरीदारी का रुझान दिखा रहे हैं। कल भी देखिए स्टॉक काफी उछल कर आए हैं। अमरीश, आपसे राय लेना चाहूंगा, खरीदारी अभी की जाए या कैबिनेट की इस बैठक के बाद?
बैठक के बाद ही देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चल चुके हैं स्टॉक्स और हम लोग देख रहे हैं कि क्रूड भी भाग रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से शायद अपसाइड काफी लिमिटेड रहेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट 520 रूल तो लिस्टेड स्टॉक्स के लिए उतने तो ठीक नहीं है। लेकिन देखना होगा अगर एफडीआई वाला प्रपोजल एफडीआई वाला मामला भी वो बड़ा हो सकता है कि भाई अगर एफडीआई अलाउ कर दी जाए तो इतिहाद और दूसरी कई सारी कंपनियां जैसे कि लिफ्ट बढ़ाने की तैयारी में है। चार्ट पर सबसे बढ़िया क्या है वागले साहब? चॉइस होगा तो मैं जेट के साथ ही जाना चाहूंगा, लेकिन इतना मोमेंटम नहीं दिख रहा है। 640 ऑन द डाउन साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मुझे टूटते हुए नहीं दिखता है। अपसाइड 680 700 जा सकता है, लेकिन एक या 2 दिन में जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डायरेक्शनल कॉल पॉजिटिव है। और ये चॉइस आपकी शेयर खरीदने में जेट की और फ्लाई करने के लिए क्या है? स्पाइस, इंटरग्लोब और जेट में, तीनों में से वागले साहब आप ही से सवाल है। मैं जेट ही प्रेफर करूंगा वैसे। चलिए ठीक है, लेकिन एविएशन पॉलिसी, सिविल एविएशन पॉलिसी लंबे समय से इंतजार हो रहा था और माना यही जा रहा है, जैसे कह रहे हैं कि कल कैबिनेट की बैठक में ये पास हो सकती है। तो एविएशन शेयरों पर नजर रखिएगा। और कल स्मृति ईरानी का एक बयान आया, काफी इंटरेस्टिंग है। वो कह रही हैं कि 26 मई तक एजुकेशन पॉलिसी का भी वो ऐलान कर सकती हैं। तो अब देखना होगा कि उस पॉलिसी में क्या निकल कर आता है। लेकिन जो मोटा मोटा रिपोर्ट हुआ है प्रेस में वो ये हुआ है कि ऑनलाइन के ऊपर उनका फोकस होने वाला है, मोबाइल एप्स के ऊपर उनका फोकस होने वाला है। 9, 10, 11, 12 कक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा मोबाइल फोन्स के ऊपर। ये बताइए इस सेक्टर में विकास फंडामेंटली देखें तो NIIT सबसे अच्छा शेयर दिखता है, लेकिन काफी सारे छोटे मझौले शेयर भी लिस्टेड हैं, एपटेक, एडुकॉम। हालांकि पहले इन सब शेयरों ने काफी लोगों का पैसा खराब किया है। ट्रेडिंग के लिहाज से, निवेश के लिहाज से इस सेक्टर में कोई शेयर आपको पसंद आता है? इस पॉलिसी के चलते 26 मई से पहले स्मृति ईरानी जी कह रही हैं एजुकेशन पॉलिसी भी आ जाएगी। देखिए हेमंत, एक नाम तो आपने सुझा दिया, NIIT रिमेन्स द बेस्ट बेट। और इसके अलावा अगर जो दूसरी कंपनियां जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत इश्यूज है और पिछले कई सालों से निवेशकों को निराशा ही हुई है, तो उन सबको अवॉइड करने की राय रहेगी। बाकी MT एडुकेयर एक और स्टॉक है जिसपे एक दाव लगाया जा सकता है। तो ये जो पॉलिसी है उसके ऊपर मुझे लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से MT एडुकेयर ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड। ओके, तो ये है राय एजुकेशन शेयरों पर। विकास जी, आपसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए आज मार्केट काउंटडाउन में जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय देने के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या हाल है एशियाई बाजारों का। निक्के तो बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है, बाकी बाजारों में थोड़ी सी सुस्ती का माहौल है। निक्के आप देखिए लगभग 1% ऊपर, 150 अंक ऊपर। स्ट्रेट टाइम्स आधा % ऊपर है, थाईलैंड आधा % ऊपर है और SGX निफ्टी 30 अंक ऊपर। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे कुछ और शेयरों पर आपके निरीक्षण। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक्सक्लूसिव खबर फ्लैश हो रही है। आप देखिए एविएशन मंत्रालय दरअसल प्रस्ताव भेज चुका है और अब माना यह जा रहा है कि सिविल एविएशन पॉलिसी कल कैबिनेट में मंजूर हो सकती है। इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ CNBC आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या है पूरी जानकारी, क्या लंबे इंतजार के बाद पास हो सकती है कल कैबिनेट में सिविल एविएशन पॉलिसी और क्या होगा इसमें? वाकई काफी लंबे इंतजार के बाद खासतौर से एविएशन सेक्टर के लोगों के लिए और आम लोगों के लिए जो हर जगह क्षेत्रों में, स्थानीय इलाकों में हवाई सफर करना चाहते हैं उनके लिए कल एक बड़ी खबर मिल सकती है। और कैबिनेट से एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। एविएशन मंत्रालय ने इस पॉलिसी को मंजूर करके पहले ही भेज चुका है एविएशन कैबिनेट के पास। अब कैबिनेट से झंडी का इंतजार था और सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कल इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मुहर मिल सकती है। इसमें 3 बड़ी बातें होंगी। सबसे बड़ी बात, जो सबसे विवादास्पद बिल प्रावधान माना जाता था 520 रूल का, उसको खत्म करके 020 किया जा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय रूट पर फ्लाइट चलाने के लिए आपको किसी भी तरह के अनुभव की जरूरत नहीं होगी। अगर 20 फ्लाइट आपके पास है या फिर अपनी कुल फ्लाइट क्षमता का 20% घरेलू क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर सकते हैं। ये प्रावधान किया जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज यही है कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसमें कई सारे इंसेंटिव देने का प्रावधान है। तीसरी चीज कि अगर आप देश के 500 किलोमीटर के दायरे में अगर आप सफर हवाई फ्लाइट चलाना चाहते हैं तो आप 49% से ज्यादा विदेशी निवेश ला सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। इंटरनेशनल रूट पर
सीट शेयरिंग के लिए ऑप्शन फॉर्मूले को भी मंजूरी मिल सकती है। इन तमाम प्रावधानों के साथ एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिलने की संभावना है कल कैबिनेट की बैठक में। ओके, तो ये है हमारी एक्सक्लूसिव खबर और कल की कैबिनेट बैठक में ये एक बड़ा काम हो सकता है एविएशन पॉलिसी आने का, इस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया लक्ष्मण आपका, और वागले साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मार्केट काउंटडाउन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का एक्शन। शुरुआत होगी प्री ओपनिंग सेशन की, रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर, 6680 की क्लोजिंग के बाद क्या कुछ मजबूती दिखती है रुपए में, साथ ही बताएंगे आपको स्टॉक 2020 का अपडेट। लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।